हाँ, तो अपनी कैप्सूल सीरीज कंटिन्यू, और आज अपन बात करेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर जो 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बहुत ही शानदार चैप्टर था ये, चैप्टर नंबर 6। और इसके आपको मैं जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी तो अपने उसके अंदर कवर हो जाएंगे लाइव टेस्ट में। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब हो गया हिंदी में दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न, बहुत ही सिलेक्टेड है, उनको बड़े ध्यान से, इनको मतलब बड़े ध्यान से अगर पढ़ लेते हो तो लगभग कवर आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए और एग्जाम इनमें से आ जाना चाहिए, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। ये अगर हो जाए तो फिर कुछ अपन एक्स्ट्रा सोचेंगे। एक तो ऐसे डेफिनेटली आपातकाल से क्वेश्चन आना है, इमरजेंसी से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के हर तरह से इमरजेंसी को कवर कर लिया है, ठीक है। तो इमरजेंसी बड़े अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पर वगैरह भी, तो वो मतलब क्या कारण था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, या फिर जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो लगाई गई, आपातकाल जो लगाया वो क्यों लगाया गया, उसके क्या कारण थे। तो 1974 के जनवरी माह के में हुआ क्या था, एक कुछ कारण है, सीधे मैंने कारण लिख दिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपातकाल लगाने के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, वो सीधे सीधा आंसर लिख दिया, ठीक है। पहला पॉइंट कि 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार, जो हाई पोस्ट के ऊपर कह दिया गया भ्रष्टाचार नौकरियों वगैरह में, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और छात्र छात्राओं ने बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हुई थी, शरीक हो गई, मतलब शामिल हो गई। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया, मतलब बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया, बहुत जगह फैल गया ये, और ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस आंदोलन की बागडोर मोरारजी देसाई के हाथों में थी। उस टाइम पर मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम राष्ट्रपति शासन इसे मतलब वहाँ पर लगा दिया। ये 1974 की बात है, तो इजीली समझ में आ गया। स्टूडेंट गुजरात स्टार्टेड अ मूवमेंट इन जनवरी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, edible oil and other essential commodities and corruption in high places, ठीक है। Major political parties also joined the students agitation, या फिर ऐसा मान लीजिए स्टूडेंट्स इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, and took a very wide and strong form। और presidential rule was imposed in गुजरात। उस टाइम में मोरारजी देसाई लेड दिस, उस टाइम पर ये मतलब उनके हाथों में थी बागडोर। सेकंड, इसी कारण ये सब कारण बन रहे हैं, अपन पहले पढ़ रहे हैं कि क्यों लगाएगा। तो पहला कारण तो समझ में आ गया, एक तो ये था। दूसरा ये था कि 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों का आंदोलन छेड़ दिया। और छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण, इन बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने क्वेश्चन लिया है, इनका भी क्वेश्चन 100% बोर्ड के एग्जाम आने के पूरे चांस है, ठीक है। इनको बुलावा भेजा था, और जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण है वो। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आपके साथ में आंदोलन में आऊँगा, मूवमेंट में साथ में रहूँगा, लेकिन हिंसा नहीं करोगे, अहिंसक तरीके से अपन अपनी बात रखेंगे। तो अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, हम सब जगह पहुँचेंगे, लेकिन वो अहिंसक होना चाहिए, ठीक है, और मतलब नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया, और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन में आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, और उन्हें सामाजिक, आर्थिक यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ये जयप्रकाश नारायण का सपोर्ट मिल गया, ये बात होगी, आपकी समझ में आ गई। दूसरा कारण ये था। तीसरा था रेलवे कर्मचारी जो थे, जो रेलवे में काम करते हैं, वो कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम कौन सा है, वो रेल है। सार्वजनिक का मतलब हो जाएगा पब्लिक सेक्टर है इंडिया का, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। ट्रेन जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और पूरे भारत के अंदर ट्रेनों का जाल बिछा, आपको पता है। और सब ये सार्वजनिक है, मतलब सबके लिए है। तो सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए, और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों की में असंतोष को बढ़ावा मिला। ये भी एक कारण था, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ईजी है। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया। कहा कि जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ, हालांकि मैंने इंदिरा गांधी वाले इलेक्शन में बातें आपको बता चुका, मैं उसको असंवैधानिक बता दिया। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, ठीक है, मतलब कानून के अकॉर्डिंग वो अब MP नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है।
24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश, मतलब कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो एक अलग से थोड़ी छोटी बात सुनाते हुए, आंशिक में कोई अपनी बात सुनाते हुए कहा कि जब तक फैसले को लेकर अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं। ये तो सिंपल है कि किसी भी सांसद के ऊपर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर या फिर एमएलए के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको जल्दी से पद से नहीं हटाया जाता जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। हाँ, जब तक वो सांसद या एमएलए बना रहेगा, विधायक या एमपी बना रहेगा, हाँ, लेकिन वो ये कि विधानसभा में या फिर जैसे कि सांसद है तो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे, वो उसकी कोई भी जैसे एक्टिविटी उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन बने रहेंगे। तो ये वाली सिस्टम जो शुरू से ही है वो आज भी है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। डेट याद रखना, जून 1975, ठीक है। 4 पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि ये कुछ मेन कारण थे राष्ट्रीय आपातकाल के, मेन कारण, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब मैंने कुछ नेता लिए हैं जिनके बारे में कह दिया जाएगा कि निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं, और 3-4 का नाम आ जाएगा, जैसे जगजीवन राम है, ठीक है। तो जगजीवन राम जो हैं, तो जगजीवन राम ये तो हेडिंग हो जाएगी अपनी, जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार राज्य के उच्च कोटि के कांग्रेस नेता थे। इनका जन्म 1908 में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहे। 1952 से 1977 तक उन्होंने अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई, ठीक है। मतलब ही बिकम ए लेबर मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले ये मंत्री रहे थे, ठीक है। और वे देश की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे, सदस्य भी थे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1952 से लेके जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो एमपी रहे, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और 1977 से लेकर 1979 तक देश के उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये अब रहे, ठीक है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलितों की सेवा में बिताया, उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और 1986 में उनका फाइनली जो है वो निधन हो गया। ये सब बातें हैं कि स्पेंड हिज होल लाइफ इन सर्विस ऑफ दलितों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दलितों के लिए मसीहा है एक तरीके से, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब थे, वैसे ही ये भी हैं। और ऑलवेज रेडी टू सर्व देम। और ही डाइड इन 1986, इनकी जो है डेथ हो गई है 1986 में। फिर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में हुआ। वे महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये यूपी के थे और यूपी की राजनीति में इनका बड़ा नाम है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। और इनके बारे में एक लाइन भी कही जाती है कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री होने के बावजूद, ठीक है, कभी लोकसभा में अपना पैर नहीं रखा, मतलब कभी लोकसभा में नहीं गए, जबकि ये देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, उस टाइम पर प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। तो ये भी है इनके बारे में। वे ग्रामीण और कृषि विकास की किसी नीति और कार्यक्रमों के कट्टर समर्थक थे, मतलब हमेशा किसानों की, ग्रामीणों की हमेशा बात करने वाले नेता थे, वो चौधरी चरण सिंह जी थे, ठीक है। और 1967 में कांग्रेस पार्टी को उन्हें छोड़ दिया और अपनी खुद की एक भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे जयप्रकाश के क्रांति आंदोलन से जुड़े और 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक है। 1977 से लेकर 79 तक वे भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे और उन्होंने लोकदल की स्थापना की। वे कुछ महीनों के लिए जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री, लगभग 6 महीने तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह का निधन जो है 1987 में 1987 में उनकी डेथ हो गई। तो ये क्वेश्चन इनका भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा ऐड कर लेना भाई कि ये यहाँ से लेके लिख लेना आप, ये टाइम पर लिख लेना, जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 के बीच में वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये लाइन इंग्लिश में नहीं लिख पाइए तो आप लिख देना। और चौधरी चरण सिंह का जो निधन है वो 1987, ये भी आप लाइन जोड़ लेना, बाकी तो ठीक है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे। इनका जन्म 1896 में इनकी जन्म हुआ। बम्बई, वर्तमान मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे ये, और मतलब चीफ मिनिस्टर रहे। और 1966 में कांग्रेस संसदीय पार्टी का नेतृत्व, मतलब इन लीडरशिप की कांग्रेस संसदीय पार्टी का। और 1967 से लेकर 1969 तक देश के उप प्रधानमंत्री ये भी रहे, वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी की तरह। वे कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य, मैंने आपको बता दिया सिंडिकेट वगैरह, सही सब बातें सिंडिकेट इंदिरा गांधी वाले चैप्टर में सब शानदार तरीके से बता रखा है। बाद में जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। ये ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बने गए थे मोरारजी देसाई, वो भी मैंने बता रखा आपको। और वे देश में पहले और गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1977 से लेकर 1979 के मध्य लगभग 18 महीने वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे, यानी इस पद पर काम किया। और 1995 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन मोरारजी देसाई के बारे में आप देख लेना,
ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर है जयप्रकाश नारायण, 100% मोस्ट तो यही है और उनके बारे में आपको जानना है। 100% मोस्ट है जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में बड़ा क्वेश्चन तैयार किया है, वो तो तीनों को मिला के पूछ लेंगे, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और वो जो कौन से दूसरे 3 पढ़े थे, मोरारजी देसाई, हाँ तीनों के बारे में। लेकिन जयप्रकाश नारायण तो अकेले इनके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग। संक्षिप्त परिचय, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध, जेपी के नाम से हर कोई जेपी के नाम से फेमस था ये, तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सन 1902 में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ समाजवाद एवं मार्क्सवाद यानी कि इन्होंने ये जो है सोशलिज्म एंड मैक्सिज्म को फॉलो करते थे, इनसे प्रभावित थे। वस्तुतः वे युवावस्था में मार्क्सवादी थे, ठीक है, जब यंग थे तो ये मतलब मार्क्सिस्ट थे। उन्होंने स्वराज के संघर्ष के दिनों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा कालांतर मतलब आगे सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। वे इस दल के महासचिव के पद पर रहे। ये ध्यान रखना, ही फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द सोशलिस्ट पार्टी एंड वाज जनरल सेक्रेटरी भी उसके रहे। आगे देखो क्या इन्होंने काम किए हमारे देश के लिए, क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या अचीवमेंट है, वो अपन देखते हैं। तो सन 1942 में गांधी जी द्वारा छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक बन गए, ठीक है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि उस गांधी जी के आंदोलन में कूद गए और उनके साथ में उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। उन्हें स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। उन्होंने विनोबा भावे के भू आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हें कई बार नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे एक लोकनायक थे। उन्होंने सन 1955 में सक्रिय राजनीति का त्याग कर दिया। उन्होंने नागा विद्रोहियों से, जो नागा विद्रोही थे, ठीक है, उनसे सरकार की ओर से सुलह की बात की। कहा कि भाई सरकार इनसे नागा विद्रोहियों की लोग सुलह करें, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि गांधीवादी थे तो अहिंसा के पुजारी थे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कश्मीर में शांति के प्रयास किए। मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या काम किए हमारे देश के लिए, वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कश्मीर में भी पीस शांति रहे, उसके लिए काम किया। चंबल घाटी जो चंबल वैली है उसमें जो डकैत है, चंबल डकैत, उनसे सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करवाया उन्होंने सन 1970 के बाद में लाए गए बिहार आंदोलन का नेतृत्व भी किया। वे इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के घोर विरोधी बन गए थे, क्योंकि देखो किसी भी देश में आपातकाल का लगना उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि आपातकाल का मतलब है देश में सब कुछ ठप हो जाना, ठीक है। तो वो इसलिए ये घोर विरोधी थे। उन्होंने जनता पार्टी गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सन 1979 का निधन हो गया। सेम टू सेम आपको सब कुछ बातें समझ में आ जाएगी। कश्मीर में भी इनकी बिंग पीस इन कश्मीर, इन सब के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। चंबल में भी काम किया। तो ये सब इनके मेन उपलब्धियां और काम थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाए तो ये आपको प्रॉपर आंसर लेके आना है। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 1975 के अंदर आपातकाल लगा था तो हमारे संविधान में 4 अमेंडमेंट हुए थे, 4 संशोधन किए गए थे, बेसिकली 4 मेन संशोधन। उन चारों संशोधनों को भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने विथ आंसर लिख दिया। मेंशन एनी 4 अमेंडमेंट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975। तो अपन देखते हैं पहला कौन सा मतलब कि संशोधन था कि संसद ने संविधान के समक्ष कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से बचाव के लिए इस आशय का संशोधन कराया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो है ना, मतलब इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रहने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, आप देख सकते हो। ये इसलिए इसको इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम जाना जाता है। तो मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी जो कोर्ट है, अदालत है, वो हमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीन पोस्ट पर। एक तो ये चेंज था, मतलब अमेंडमेंट करवाया। दूसरा, आपातकाल के दौरान मतलब इमरजेंसी के दौरान संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के द्वारा देश के विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल किया गया। हालांकि इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो 5 साल के लिए, लेकिन उस टाइम पर ये बात रखी गई। 42 Constitutional Amendment was passed in the duration of emergency. Under this amendment, the tenure of legislature in the country was increased from 5 to 6 years. This was to affected in the future also on permanent basis. ठीक है। तीसरा, इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है। ये भी कहा कि अब 1 साल के लिए स्थगित किया जा, चुनाव आगे सरकार दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह 1977 के बाद में 1978 में चुनाव कराए जा सकते थे, ये बात है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं कि अमेंडमेंट वाज मेट द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPS पे, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से अधिक कानूनी बल देने के लिए संशोधन किया गया। कहा कि DPS भी फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, किया गया। और इस संशोधन में, इस अमेंडमेंट में नागरिकों जो मूल कर्तव्य थे, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी,
वो नाम का एक नया अध्याय अंततः स्थापित किया गया जो आज भी है। व्यक्ति तथा समूह के राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए दंड के नए उपबंध प्रविष्ट किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। चारों के चारों पॉइंट आपको अमेंडमेंट याद करने हैं, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको कहा भी था कि कभी भी आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं देश के अंदर, क्या दुष्परिणाम है, वो अपन देख लेते हैं। बस ये पढ़ लेना, घोट के पी जाना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो क्या क्या दुष्परिणाम है। पहला, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है इसमें, ठीक है। अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स की आपातकाल के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तथा हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनेक लोगों की पुलिस हिरासत में मृत्यु भी हुई है, ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। सेकंड, प्रेस पर पाबंदी। प्रेस बिल्कुल बीच में मीडिया आएगी, अगर ना आए तो एक बात बताओ कि हमें कुछ भी चीज़ों का पता नहीं चलेगा, सिर्फ चीज़ें कागजी बन के रह जाएगी। आज पेपर आउट हो रहे हैं देश के अंदर, बहुत भयंकर माहौल ख़राब है, करप्शन इतना भयंकर है, पेपर हर एग्ज़ाम के पेपर आउट है, लोगों में भरोसा उठ गया सरकारी नौकरी से खूब बार। तो ये सब क्या हो रहा है, ये प्रेस, मीडिया, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, ये अगर नहीं हो तो इतना लोगों को पता भी नहीं चले और मामले को दबा लेंगे। लेकिन ये सब है कि घूम जाते हैं सब जगह, इसलिए आप समझ रहे होंगे, तो इसीलिए कुछ बातें बाहर आती है। लेकिन अगर प्रेस पर पाबंदी लग जाएगी तो मामला ठप हो गया फिर, ठीक है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जब सरकार से परमिशन लेना है तो फिर सरकार तो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें छपाएगी, वो क्यों बुरी छपाएगी, ठीक है। फिर तीसरा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, सुप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। भाई जैसे हमारे हर चीज़ का अधिकार है, चाहे वो आज़ादी का हो, स्वतंत्रता का हो, बोलने का हो, किसी भी धर्म को अपनाने का हो, सब जगह राइट टू स्पीच हो, सब कुछ है। लेकिन इन्होंने कहा कि रोक लगा दी, ठीक है, रोक लगा दी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो निष्प्रभावी हो गए। हम कोर्ट में ही नहीं जा सकते, अपील ही नहीं कर सकते, लोगों के पास अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट कैसे खटखटाएंगे, क्योंकि आपके पास तो राइट ही नहीं है। आप किस राइट को लेकर कोर्ट के पास जाओगे जब मौलिक अधिकार ही आपके निष्प्रभाव होगी, ठीक है। ये भी बड़ा गलत काम हुआ। और चौथा, जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता की मंजूरी। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में सरकार ने लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया कि नहीं कंट्रोल करो, गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी आ रही है, तो नसबंदियाँ बहुत ज़्यादा नसबंदियाँ, उन नसबंदियों में खूब सारे लोगों की डेथ भी हुई, ये भी सिस्टम चला। यानी कि क्लियरेंस टू कंपल्सरी पॉपुलेशन कंट्रोल। और दलीय प्रणाली पर दुष्प्रभाव। आपातकाल का भारत की दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। अब जैसे आज देखना, आप कहते ना पक्ष हो, एक विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए किसी भी जगह। जैसे कि कोई भी सरकार है किसी भी राज्य में, लेकिन सामने वाली जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष है, वो मजबूत होना चाहिए, वरना जो सत्ता में सरकार है वो काम नहीं करेगी। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जनता के साथ में विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो कोई भी सामने वाली पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती, सरकार की आलोचना नहीं कर सकती, कोई रैली नहीं कर सकती, तो फिर मामला चलेगा कैसे, गवर्नमेंट मनमर्जी करेगी, फिर तो तानाशाही आ गया। तो ये सब हो गया। आज़ादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया, और वही आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हो गई। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आई थिंक आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, तो ये आज का कैप्सूल तो तुरंत आपको हाथों हाथ याद हो गया होगा। इसको आपको अभी का भी याद करना है, और इसका आपके लाइव टेस्ट भी है शाम को, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लो, फिर लाइव टेस्ट दे देना, तो मतलब ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन शानदार हो जाएगी। बस मैं कहूँ वैसा करते जाओ, आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, देख लेना आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके।